दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आपको पता है हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है, हिंदी कहानी। 21 कहानी है जो आपके सिलेबस में, नेट के सिलेबस में, उसका हम अच्छी तरह से वाचन भी करेंगे। और उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, कुछ एक जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, उनको भी मैं आपको लेके आता हूँ। इससे पहले हमने चंद्रबाला घोष की एक कहानी पढ़ ली थी, चंद्रदेव से मेरी बातें। उसके बाद उनकी दूसरी कहानी है दुलाई वाली। और दुलाई वाली जो कहानी है ये, इसको कई विद्वान जो है वो हिंदी की पहली मौलिक कहानी जो वो मानते हैं, तो उस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। सबसे पहले दुलाई वाली का प्रकाशन जो होता है वो 1907 में होता है और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। अब सबसे पहले हम दुलाई की बात करें कि दुलाई का अर्थ क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। दुलाई का अर्थ होता है दो परतों वाला झीना वस्त्र, ठीक है, जिसको लोई कहा जाता है। ठीक है, तो दुलाई का अर्थ क्या होता है, दो परतों वाले, यानी कि दोनों तरफ से होता है वो। ठीक है, उसको वो भी झीना होता है, ठीक है, एक जाली की तरह। ठीक है, उसको लोई कहा जाता है। आपको समझ आ जाएगा तो लोई क्या होता है जब आप कहानी पढ़ेंगे इसको, तो दुलाई और लोई को आपको समझ आ जाएगा जब अंतिम कहानी तक हम पहुंचेंगे। तो अब कहानी की अगर बात करें तो यह हास्य व्यंग्य परक कहानी है। ठीक है, और इस कहानी में कहाँ से कहाँ तक का वर्णन है, तो मुगल सराय से इलाहाबाद तक की यात्रा का यहाँ पे वर्णन हुआ है। ठीक है, इस कहानी का सबसे पहले हम एक छोटी सी, अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो इसको इंट्रोडक्शन कहेंगे हम। ठीक है, छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस कहानी का। उसके बाद जब हम इसका वाचन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या कहानी में क्या है इसमें। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। तो पहली बार पति के साथ रेलगाड़ी में बैठी स्त्री की दयनीय दशा, डर था उनको, घबराहट और रुदन इत्यादि का वर्णन मनोवैज्ञानिक धरातल पर हुआ है। ठीक है, इस कहानी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और ये जो विशेषताएं हैं ये पूछी जा सकती हैं नेट जैसी परीक्षा में, क्योंकि सिलेबस में ये है नेट के, तो पूछने की संभावना है कि वहाँ पे ये प्रश्न बन सके। ठीक है, क्योंकि पूछ सकते हैं कि दुलाई वाली कहानी की विशेषता इनमें से कौन सी है। आपसे पूछ लिया गया कि रेलगाड़ी में पहली बार बैठी एक स्त्री की दयनीय दशा का वर्णन है। ठीक है, मुगल सराय से इलाहाबाद तक की यात्रा का वर्णन है। ठीक है, तो आपके पास 4-5 विकल्प होंगे, तो उनमें से एक आध विकल्प उन्होंने स्किप कर दिया होगा। ठीक है, तो इस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है ना, और आगे हम कथानक को भी देखेंगे और पात्र भी देखेंगे उसके कि कौन कौन से हैं। अब दुलाई जो वो कौन बना होता है, ठीक है, दुलाई नवल किशोर बना होता है। ठीक है, वंशीधर का मित्र होता है, ममेरा भाई भी होता है वो, तो वो दुलाई बना होता है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि दुलाई वाली कहानी में दुलाई कौन बना होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आगे चलते हैं। नवल किशोर को इस कहानी का विदूषक भी कह सकते हैं। ठीक है, इस कहानी का उसको विदूषक भी कह सकते हैं कि वो हंसी मजाक ही तो कर रहा है, दुलाई वाला बन गया, अपनी पत्नी के साथ मजाक कर रहा है, अपने मित्र बंशीधर के साथ वो मजाक कर रहा है। तो इस कहानी का वो विदूषक की तरह है। विदूषक आपको पता है नाटक में होता है जो हास्य उत्पन्न करता है। ठीक है, तो विदूषक कहानी में उसको मान सकते उस पात्र को। ठीक है, नवल किशोर को। इस तरह के प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं। उसके बाद हम विद्वानों की मत देखते हैं कि विद्वानों ने क्या क्या कहा है इस कहानी के संबंध में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सबसे पहले देखते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, दुलाई वाली मार्मिकता की दृष्टि से भावाप्रधान होने के कारण उल्लेखनीय है। इस कहानी की उल्लेखनीय विशेषता ये है कि इसका हास्य व्यंग्य समाज में प्रचलित पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। ठीक है, ये पर्दा प्रथा पर आधारित कहानी है। और ये जो प्रथाएं हैं, ठीक है, ये अब तो इनका निषेध हो चुका है पूरी तरह से, परंतु उस समय की तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, पर तत्कालीन जो समाज था उसमें पर्दा प्रथा इत्यादि जो प्रचलित होती थी। ठीक है, तो उसका इसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद गोपाल राय की बात करें, डॉक्टर गोपाल राय कहते हैं कि चूहलवोध की कहानी है ये। ठीक है, चूहलवोध की कहानी कहा है डॉक्टर गोपाल राय ने। ठीक है, और भाषा शैली की बात करते हैं। भाषा शैली क्या थी, भाषा का देश तेवर, यानी देश जोर बोलचाल की भाषा है ये। ठीक है, आप जब देखेंगे तो भोजपुरी इत्यादि कुछ इस तरह की जो बोलियां हैं उसका वर्णन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ठेठ ग्रामीण। आगे देखते हैं विशेषताओं की बात करें कि इस कहानी की कौन सी विशेषताएं। इसमें स्थानीय रंग है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो भाषा की जो बोलचाल की भाषा है, ठीक है, भोजपुरी का पुट हमें देखने को मिल जाता है। तो स्थानीयता है, यथार्थ उन्मुख है ये। ठीक है ना, यथार्थ से की ओर उन्मुख होती है बाद में। ठीक है ना, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। पर्दा प्रथा का चित्रण है, तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन है, तत्कालीन आंदोलन का उल्लेख भी इसमें मिलता है। ठीक है, कई विद्वानों के अनुसार हिंदी की पहली मौलिक कहानी भी है ये।
ठीक है। अब वर्णय विषय की बात करते हैं, उद्देश्य की बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, वर्णय विषय क्या है। तो विशुद्ध हास्य एवं मनोरंजन कहानी का मूल उद्देश्य है, ठीक है ना। विशुद्ध हास्य उत्पन्न करना एवं मनोरंजन करना कहानी का मूल उद्देश्य है, ठीक है। अंग्रेजी पहनावे, विदेशी वस्त्रों के उपयोग पर व्यंग्य के साथ साथ स्त्री की दशा का चित्रण भी मुख्य उद्देश्य वर्णय विषय है। ये लिख लीजिए, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि कहानी की विशेषताओं में ये प्रश्न बनने की संभावना रह सकती है कि दुलाई वाली कहानी की इनमें से क्या विशेषता है, ठीक है। विदेशी वस्त्रों पर भी व्यंग्य किए गए, जब आप इसका वाचन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे इन्होंने विदेशी वस्त्रों पर व्यंग्य किया है, ठीक है। उसका स्त्री की दयनीय दशा तो है ही, ठीक है। तो ये सारी जो है वो इसके उद्देश्य या वर्णय विषय हैं, तो इसको लिख लीजिएगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अब पात्रों की बात करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पात्रों से संबंधित प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है ना। कहानियों के पात्र पूछ लिए कि एक तरफ आपकी कहानी दे दी जाएगी, दूसरी तरफ आपके पात्र दे दिए जाएंगे। नेट में तो ऐसा ही होता है, और कहा जाएगा कि इनको मिलान कीजिए इनका कहानी के साथ, तो आपको मिलाना होगा उधर। तो पात्रों की बात करें तो बंसीधर सबसे पहले पात्र हैं, और बंसीधर के बाद नवल किशोर। नवल किशोर कौन है? बंसीधर का मेरा भाई है और मित्र भी है, ठीक है। और उनमें एक सगे भाई की तरह जो वो मित्रता है, ठीक है। जानकी देई एक बंसीधर की पत्नी है वो, ठीक है। फिर सीता है जानकी देई की छोटी बहन, ठीक है। बंसीधर की सास है, बंसीधर का साला है, बंसीधर की साली है, फिर इक्के वाला भी है, ठीक है। फिर रेल के यात्री तो हैं ही, ठीक है। तो ये सारे पात्र जो हैं वो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद हम आगे कहानी का वाचन करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, पॉज करके अपने जो नोट्स हैं उसको भी बनाते रहिए साथ साथ, और खुद का मूल्यांकन भी करते रहना है आपको, और इसको याद भी करते रहना है। क्योंकि जब ये कहानियाँ वाली जो हमने सीरीज शुरू की है, इसको जब हम ख़त्म करेंगे तो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन होंगे यूजीसी के, जो हिंदी कहानी पे जो प्रश्न बने होंगे उनको भी लाएंगे, और कुछ एक प्रैक्टिस सेट मेरे खुद की ओर से भी होंगे, मैं खुद भी बनाऊंगा, तो उनको भी आपको तब आपका मूल्यांकन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि आप अभी बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे वाचन कहानी का। तो दोस्तों आपके सामने आ गई है दुलाई वाली कहानी, और दुलाई वाली कहानी का जो प्रकाशन था वो 1907 में था, और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती थी। आपको पता है ये बंग महिला की कहानी है, ठीक है। और बंग महिला को राजेंद्र वाला घोष के नाम से जाना जाता है, या उनका मूल नाम जो था वो राजेंद्र वाला घोष था, और उनको बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। उनका परिचय हमने पिछली कहानी में देख लिया था, चंद्रदेव से मेरी बातें, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस कहानी का वाचन। और आप कहानी का वाचन जब मैं करूँगा, आपको जो महत्वपूर्ण कथानक या कथन यहाँ पे लगेंगे, कुछ एक पात्र लगेंगे, उनकी मनस्थिति को आप समझिएगा कि किस तरह से होते हैं, क्योंकि मनस्थिति से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया जाता है नेट की परीक्षा में कि कौन से पात्र की क्या मनस्थिति है, ठीक है। उस तरह से प्रश्न बनते हैं, और आपको पता है कि नेट की जो परीक्षा होती है उसमें तथ्यात्मक प्रश्न बहुत कम बनते हैं, अवधारणात्मक प्रश्न जो बहुत ज़्यादा बनते हैं। इनकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आज की डेट में, आज की क्या नेट की पेपर इतनी बड़ी परीक्षा है तो इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है ना। तो फैक्चुअल भी बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी समझने, इसीलिए मैं कहानी का वाचन भी कर रहा हूँ साथ साथ। और यूट्यूब के इतिहास में ये पहली बार होगा कि किसी कहानी का वाचन भी किया जा रहा हो साथ साथ, ठीक है। अब आगे हम निबंध को भी देखेंगे, उसके महत्वपूर्ण बिंदु जैसे मैंने आपको एक कहानी से पहले बता दी, इंट्रोडक्शन एक दे दी है, उसके बाद हम वाचन भी इसी तरह से करते रहेंगे। इससे ये होगा कि आपका जो इससे प्रश्न बनेगा वो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम कहानी का वाचन। तो शुरू करते हैं। काशी जी के दशाब में घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती, और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबियाँ और सुंगनी की एक पुड़िया थी, ठीक है। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुरानी मकान में वो जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह दोनों के बासोपयोगी थी, इनके रहने के योग्य था। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा, ठीक है। ये किसका वर्णन हो रहा है यहाँ पे? बंसीधर का वर्णन हो रहा है, ठीक है। बंसीधर जाता है वो, ठीक है। उसके बाद आगे था, उन्होंने सीता सीता कह के पुकारा।
और फिर सीता क्या कहती, क्या है कहती हुई एक 10 वर्ष की बालिका आ खड़ी हुई। ठीक है, सीता की उम्र कितने वर्ष की है, 10 वर्ष की उम्र है। इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना रहती है। गोदान जो उपन्यास है उसमें से ये प्रश्न पूछा गया है गोदान में, ठीक है ना, कि वहाँ पे जो होरी की पुत्रियाँ थी उनकी उम्र कितनी कितनी है। तो यहाँ पे भी बन सकता कि सीता की उम्र कितनी थी वहाँ पे। ठीक है, इस कहानी में, दुलाई वाली कहानी में सीता की उम्र कितनी थी, बंसीझर की जो साली है ये, ठीक है, तो उसकी उम्र कितनी थी। इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना रहती है। क्या है कहती हुई एक 10 वर्ष की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा, कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। नवीना स्त्री कौन है, जानकी देई। ठीक है, उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। ठीक है, बंसीधर कहते हैं कि लो यार हमें तो आज ही जाना होगा। ठीक है, अपनी पत्नी से वो कह रही हैं थोड़ा। अब आगे देखते हैं। और आगे था कि इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा क्या। ठीक है, ये क्या, भला आज कैसे जाना हो सकेगा। ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया, बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता, बोला। ठीक है, आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। ये जानकी देई कह रही है। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना होगा। ये बंसीधर कह रहे हैं कि तुम आज की बात कर रही हो, हमें तो अभी जाना होगा। बात ये है कि आज ही नबल किशोर जो वो कलकत्ते से आ रहे हैं, यहाँ पे नबल किशोर की बात हो रही है। ठीक है, वे बंसीधर के मित्र हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ले रहे हैं, ला रही हैं, बोला, आगरा से। ठीक है, उनकी नई जो बहू है, उनकी पत्नी है, उनको भी ले जा रहे हैं वो। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इशरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। ठीक है, मुगल सराय से इलाहाबाद तक की यात्रा होगी। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा बपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तो तब कल के बदले आज ही सही। ठीक है, इस तरह से वो बंसीधर बोल रहे हैं अपनी पत्नी को। हाँ, ये बात है, नबल जो चाहे करावे। ठीक है, ये जानकी दी कह रही हैं। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग पड़ेगा क्या, ये बट्टा लग जाएगा। अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से, ये बंसीधर कह रहे हैं कि आपकी नाकों में दम क्यों आएगी, किस बात से आएगी। तो वो कहती हैं, जानकी दी कह रही हैं कि उनकी हंसी से। और किससे, हंसी ठट्ठा भी रहा मैं अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। ठीक है, जानकी दी कह रही हैं कि हंसी ठिठोली अच्छी होती है, परंतु उनकी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। किसकी हंसी, नबल किशोर की। एक रोज़ मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी। ठीक है, कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नबल चिल्लाने लगे, ए बुआ देखो तुम्हारी बहू पुड़िया खा रही है। ठीक है, यहाँ पे नबल किशोर उनके घर आती हैं कभी, और वो अपनी बुआ को, उनकी बुआ हुई जो नबल किशोर हैं उनकी बुआ हुई, बंसीधर की माँ यानी कि जानकी देई की सास। ठीक है, उनको वो कहने लग पड़े, और जानकी देई जो वो चौक में पूड़िया बना रही थी। ठीक है, मैं तो मारे शर्म के मर गई। ठीक है, क्या कह रही जानकी दी कि अब मैं तुम्हारे शर्म के मर गई। बोला, भाई साहब ऐसे बोल दिया तो। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी, सही बात है, बोला। ठीक है, बे बोली, खाने पहनने के लिए तो आई ही है, खाने पहनने के लिए तो आई है। ठीक है, उन्होंने हंसी मजाक में उसको ले गई, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी थी, ये सही बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह बहुत हास्य व्यंग्य प्रधान कहानी, जब आप इसको पूरी पढ़ेंगे तो आपको बहुत हंसी भी आएगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती, ये बस इधर कह रही हैं। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि ये बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगे। रोटी तो कभी खाती नहीं, बोला पूड़ी कब खाएगी ये। ठीक है, एक हास्य यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, हास्य रस की सृष्टि हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। और आगे तक इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुला कर तैयार हो जाना। ठीक है, अब उसने भाई अपना ऑर्डर दे दिया कि तुम रो धो के तैयार हो जाना, मैं तुम्हारे भैया के पास जा रहा हूँ, अपने साले के पास जा रहा हूँ यानी कि। ठीक है, इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई कि मतलब बात ही क्या होगी अब तो। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है। ठीक है, यहाँ अब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उनकी। ठीक है, कि बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है इनका। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साली और
सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका सबका संबंध बताया गया है, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है, दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो कालिव हैं, ठीक है। दो जान एक शरीर, कालिव का मतलब शरीर हुआ। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी, ठीक है। सीता कौन? जानकी देवी की बहन, छोटी बहन थी, वो जाने के लिए रोने लगी। वो 10 वर्ष की बच्ची होगी बेचारी, वो तो रोने ही लगेगी ना, ठीक है। माँ रोती धोती लड़की की बिता की सामग्री इकट्ठे करने लगी। जानकी देवी भी रोती रोती ही तैयार होने लगी, ठीक है। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए, ये भी एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं, ठीक है, कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें, ठीक है। उनकी पहले वाली जो अवस्था थी वो उस तरह की नहीं रही थी, ठीक है। उसके बारे में भी यहाँ पे कहा गया कि क्या हुआ था, क्या कारण था, क्या समस्या उत्पन्न होगी। सीता के बाप के ना रहने से काम बिगड़ गया। सीता के बाप जो थे वो मर गए थे, यानी कि वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं, ठीक है। जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके आसपास बड़े लोग आते रहते हैं। बोला छूछे को कौन पूछे, एक कहारिन, ठीक है सो भी इस समय कहीं गई है। उनके घर में एक कहारिन है, ठीक है, वो भी कहीं इस समय गई हुई थी। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है। साले राम कौन हुए? बंसीधर के साले, यानी कि जानकी देवी के भाई। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं, यानी कि हर घर टाइम जो है वो बिस्तर पे ही लेटे रहते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। ये बंसीधर कह रही हैं, ठीक है, उनका आत्मकथन है ये। आगे देखिए, बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ, ठीक है। जाते जाते बंसीधर चिल्लाने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों की बात हो रही है, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराय पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है, ठीक है। मैं एक पाल की गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंसीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम, ठीक है। ये भी है। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा, ठीक है। बंसीधर ले आए, इक्का ले आए वो, ठीक है। और जो कुछ असबाब था इक्के पर रख कर आप भी बैठ गए। असबाब यानी कि सामान वगैरह जो था उनका, ठीक है। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे जानकी देवी की जो रुलाई भी कम होती गई, ठीक है। क्योंकि ससुराल जो मायके था वो छूट रहा था, ससुराल की ओर जा रही थी। अब रोई भी कितनी देर तक, तो रुलाई भी इनकी कम हो रही थी। सिकरोल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुंच चुकी थी, ठीक है। सिकरोल स्टेशन कहाँ पे आया है या किस कहानी में आया है, इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना है। एक बार एक कहानी में नेट के सिलेबस में ही आया था, कहानी थी वो कहानी थी लाल पान की बेगम, ठीक है। तो वहाँ से प्रश्न बना था कि ये जो स्टेशन है, ये जो जगह है, किस कहानी में आई है, ठीक है। तो वो लाल पान की बेगम की वाली कहानी थी, या 3 कसम जो कहानी है, ठीक है, उससे भी बन सकते हैं। तो इकरोल स्टेशन किस कहानी में आया है, ये आप लिख लीजिए, ये जो जगहें हैं, क्योंकि इस तरह से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। जहाँ पे भी प्रश्न बनने की संभावना होगी मैं आपको लिखवाता चलूँगा और आप लिख लेना उसको चीज़ को, ठीक है। इकरोल स्टेशन आया है, इसको लिख लीजिएगा। ये कहानी कौन सी कहानी में है? दुलाई वाली कहानी में आया है। आगे चलते हैं। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता से उठे, ठीक है। बंसीधर अपनी धोती को देख के पछता से उठे, ठीक है। इक्के वाले के कान बजाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आई? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर बिलायती ही पहनाए। देखिए यहाँ पे सब देसी की बात की है, विदेशी पे व्यंग्य है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस पंक्तियों में, इस वाक्य में, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाएगा जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं, ठीक है। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना। इस कहानी में कट्टर स्वदेशी कौन है, इस तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं, ठीक है। दुलाई वाली कहानी में कट्टर स्वदेशी कौन है, कौन सा पात्र है,
ठीक है ना, तो नवल हैं, ठीक है। इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना रहेगी, आप इसको लिख लीजिए। वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं, देखेंगे तो दो चार सुनाएंगे बिना न रहेंगे, सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक बिलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए, ठीक है, की जाए। बोला देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो अपने देश में ही, आ गई ना अपने देश की बात है, ठीक है। उस समय ये 1907 की कहानी है, ठीक है। तो तब अंग्रेज़ों का शासन था भारत के ऊपर, तो बिलायती चीज़ें लाते थे, यानी कि अंग्रेज़ जो थे वो उधर की चीज़ें लाते थे, और वो बहुत महंगी भी, महंगी तो नहीं सस्ती होती थी, परंतु जो धन था वो यहाँ से वो उधर को चला जाता था, ठीक है ना, हमारे देश से विदेश को चला जाता था। अब अगर स्वदेशी पहनेंगे तो अगर पैसा भी ज़्यादा लगेगा, धन भी ज़्यादा लगेगा, तो पर ये था कि अपने देश में तो ही रहेगा ना वो धन, बाहर तो नहीं जाएगा ना। तो यहाँ पे स्वदेशी की बात की गई है। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, ऊह धोती तो धोती, पहनने से काम क्या, ये क्या बुरी है। बोला ठीक है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा, बंसीधर का कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है, ठीक है। ये कौन सा आ गया, इक्के वाला। इक्के वाला भी एक पात्र है, तो इक्के वाला का कथन भी ये आ गया, ठीक है ना। बंसीधर फिर कर बोले, अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट लूँ तो, ठीक है। अब बंसीधर ने उसको ही फटकार लगा दी कि मैं अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट लेना चाहूँ तो, ठीक है। इक्के वाला जो वो चुप हो रहा, इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। ये कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राज घाट पार करे मुगलसराय पहुंचे। वहां पुल लांग कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के उस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे, ठीक है। राजघाट पार करके मुगलसराय पहुंचे। इस 2 स्थानों को भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न बन सकता है यहाँ से भी। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख आए, पर नवल का कहीं पता नहीं चला, ठीक है। उस समय फ़ोन फान तो नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, नहीं तो आज की डेट में फ़ोन ही कर लेते कि भाई कहाँ पहुँचा तू। तो उस समय की वो विडम्बना है, क्या कह सकते हैं, ठीक है। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तेहरा गए। भीतर घुसकर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, ठीक है, यानी कि नवल नहीं आया। ऐसी चिट्ठी लिखे कि भाई आ जाना है, पर वो आया ही नहीं। मुझे अच्छा उल्लू बनाया, उसने बोला, ठीक है। अच्छा जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझा लूँगा, ऐसा होना चाहिए। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, ठीक है, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। अब पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है, ठीक है, क्योंकि नवल ने अपनी बहू भी लानी थी आगरा से। वो आ तो कलकत्ता से रहे थे, वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया, ये बंसीधर ने कहा, ठीक है। कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 1.5 का था, यानी कि 1.5 दर्जे का था, पर 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल जो वो 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या क्या अगड़ बगड़, ठीक है, सोचते गाड़ी के स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। मिर्ज़ापुर भी पहुंच रही है, तो मिर्ज़ापुर भी स्टेशन आया है। तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि दुलाई वाली कहानी में कौन कौन से स्टेशनों का नाम आया है, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बन सकता है इधर से भी, ठीक है। आगे चलते हैं। और आगे था कि मिर्ज़ापुर में पेट राम की शिकायत शुरू हुई, यानी कि उनको भूख लग पड़ी अब, ठीक है। पेट राम की शिकायत शुरू हुई। तो हास्य तो इसमें देखिए कितना हास्य ठेगी, ये हास्य व्यंग्य पर तो कहानी है, इसमें व्यंग्य भी है, ठीक है। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में भी देरी है। पेट क्या बोल रहा है कि इलाहाबाद पहुंचने में भी देरी है, चलने की झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा की किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ दिया था, ठीक है, यानी कि पेट राम की पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था। इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोंचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ अपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया, ठीक है। यानी कि बंसीधर ने उनको खा लिया, यानी कि उनकी भूख मिट गई, ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। अब खा लिया तो उसके बाद जानकी सुध भी आ रही है। सोचा कि पहले पूछ लें
तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, बेरेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई, बोला। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। ठीक है, बंसीधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक दिख पड़े या देख पड़े। आगे बालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर ही थे। ठीक है, उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। ठीक है, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अकचकाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वो मानो कांप से उठी। रेल का लेना देना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। कौन लगी चलने? रेलगाड़ी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी ना थी, केवल दो चार आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। ठीक है, अब रोने भी लगी। अब यहाँ पे जो ये स्त्री है ये कौन है, आपको इसके बारे में मैं बताता चलती हूँ। ये नवल किशोर की पत्नी है। ठीक है, तो उसको वो छोड़ के उनके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं नवल। तो पहली बार वो रेलगाड़ी में बैठी है। ठीक है, उसकी दशा का चित्रण किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। उस कमरे में तीन चार प्रौढ़ ग्रामीण स्त्रियां भी थी। ठीक है, यानी कि प्रौढ़ ठीक ठाक उम्र की होंगी। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अब यहाँ पे जो भोजपुरी का पुट आ गया, यानी कि ठीक है स्थानीय भाषा का पुट है। तो अगर मेरे से भी कोई गलती हो जाए तो आप मुझे भी माफ़ करिए, क्योंकि ये बोली कुछ अटपटी सी है। ठीक है, अरे इनकार मन ही तो नाही आइलेन हो देखो रोबल कर थाइन। ठीक है, अब इसका मुझे भी नहीं पता कि क्या अर्थ है। ठीक है, दूसरी, अरे दूसरी गाड़ी में बैठा हुई है। ठीक है, ये पहले में ही कह रही होंगी कि इनका पति कहाँ होगा। एक स्त्री कह रही होगी दूसरी ग्रामीण स्त्री से कि इसका पति कहाँ होगा, तो दूसरी कह रही कि अरे दूसरी गाड़ी में बैठा होगा। ठीक है, पहली कह रही कि दूर बो रही ये जनानी गाड़ी थोड़े है। ठीक है, कि बोलती दूर, ये मतलब जनानी गाड़ी नहीं है, बोले जिस गाड़ी में ये स्त्री बैठी है। ठीक है, दूसरी ताहू हो भलू तो काहू कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गाम उतरोबू बेटा। ठीक है, दूसरी स्त्री किससे कह रही है? उस स्त्री से कह रही है जो गठरी की तरह बनी हुई है, यानी कि नवल किशोर की पत्नी है। ठीक है, क्या कह रही है कि कौन गांव उतरोबू बेटा, कौन से गांव में उतरना है आपको। ठीक है, मिर्जापुर चढ़ी हाउ, मिर्जापुर चढ़ी हाउ ना बोला, यानी कि मिर्जापुर में चढ़ी हो ना बोला आप। इसके जवाब में उसने जो कहा शोभा ना सुन सकी। ठीक है, तब पहली बोली, हट महा हट हम पूछिला ना, हम कहाँ उतरबू हो आही इलाहाबाद। ठीक है, बोलता कहाँ उतरना आपको, इलाहाबाद। इलाहाबाद इनकी इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव होइला। ठीक है, उसने पूछा कि इलाहाबाद कौन से गांव से हो। पहली, अरे ना ही जानलू जनालू। ठीक है, ये उस स्त्री का नाम है। ठीक है, ये भी पात्र है, इसका भी आप लिख सकते हैं। पियाग जी यहाँ मने ही मकर नाहे चाला, यानी कि प्रयागराज उतरना है। प्रयाग, यहाँ पे प्रयागराज की बात हो रही है, प्रयागराज उतरना बोला आपको। ठीक है, दूसरी कह रही कि भला प्रयाग जी काहे ना जानी थ, ले कहिए नाही तोरे पंच के धर्म से चार दाही नाहे चुकी हुई। यहाँ पे अपनी वो बात कर रही हैं कि प्रयागराज में 4-5 बार नहा चुकी हैं। ठीक है, ऐसो हो ना सोमवारी और गान धक्का धक्का लाग रहा तौन तोहरे काशी जी नहाए गई रहो। हम तो बोला काशी जी में भी नहाए हैं। ये कौन सी भाषा है। ठीक है, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भोजपुरी टाइप की मुझे लग रही है। भोजपुरी हो सकती है, दूसरी भाषा हो सकती है, परंतु स्थानीयता का पुट इस कहानी में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस कहानी की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें कौन सा पुट देखने को मिल जाता है, स्थानीयता का पुट देखने को मिल जाता है। तो दो चार ग्रामीण स्त्रियां हैं, उनकी यहाँ पे वार्तालाप हो रही हैं। ठीक है, और ये हास्य व्यंग्य प्रधान कहानी तो है ही। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। अब पहली स्त्री क्या कह रही कि आवे जाए के तो सब आवते जाता बटेल बाटेन, फुनिए साहित्य तो बेचारो बिपत मैना पड़ल बाटीली।
हे राम हे हम पंचाहाई, राजघाट टिक्स कट उली, मोंगल के सराय उतरील, हो द पुनः चढ़ील। ठीक है। दूसरी की ऐसे एक दाई हम अबत रहे, एक मिली औरो मोरे संगे रही, दकोने टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से की, जुरतइहा गड़िया खुली। अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नरिया। ठीक है। नरिया ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़ियाँ ताही खड़ी कर, भला गड़िया दहीनाती काहे के खड़ी हुई। ठीक है। वो जो स्त्रियाँ हैं, ग्रामीण स्त्रियाँ, वो गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए कह रहे, रेलगाड़ी को खड़ी करने के लिए कह रही हैं, पर रेलगाड़ी कैसे खड़ी होगी। ठीक है। वो तो नहीं खड़ी होती, वो तो नहीं रुकती, एक बार चलने पर स्टेशन पे के अलावा नहीं रुकती हैं। ठीक है। तो वो ग्रामीण स्त्रियों की यहाँ पे मनोदशा का भी वर्णन है। ठीक है। उनकी मानसिकता का भी वर्णन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है। उनकी सोच का। उसके बाद आगे चलते हैं। और आगे था हमारा कि पहली क्या स्त्री क्या कह रही कि ऊ मेहरूबा बड़ी मेहरूरूबा क्या बड़ी वो उजब कराइला, भला केहू की चलाए से रही रे लियो, कहूँ खड़ी होला। ठीक है। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। ठीक है। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगे। बीचों बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली कि टिक्स लिया पल्ले बाएं के नाही, ए हे शहेवा सुनी तो कलकत्ते ताही ले, मुशुलिया ले ही, अरे ई हो तो नाही कि दूर से आवत रह लेना, फरागत के बदे उतर लेना। ठीक है। उतर लेन। चौथी की हम तो इनके संग के आदमी के देखबो न कि हो गोइयाँ। तीसरी कह रहे कि हम देखे रहेली हो, मजेक टोपी दिहले रहलेन को। ठीक है। इस तरह से बातें हो रही हैं। आगे देखते हैं। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर जब वो ऊब उठे। ठीक है। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहाँ पहुँच जाएंगे। वे कौन? वे जो उस स्त्री के पति हैं। ठीक है। और वो पति कौन है, बाद में इसका भेद खुलता है, वो नवल किशोर होंगे। ठीक है। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से जो कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंसीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की बाक धारा दूसरी ओर बह चली। ठीक है। बंसीधर ने जब इस संबंध में कहा तो जो स्त्रियां थी वो कुछ उल्टा ही सोचने लग पड़ी। ठीक है। दूसरी तरफ उनकी बाक धारा यानी कि जो वो कह रही थी वो कुछ विपरीत दिशा में जाने लगा। हाँ, ये बात तो आह भली कही, नाही भैया हम पंचे काही के कहेसु कुछ न कही, अरे एक के एक करत ना बाई तो दुनिया के चलत कैसे बाई। ठीक है। कि बोलते एक ही सहायता एक नहीं करेगा तो दुनिया कैसे चलेगी, स्त्रियां कह रही हैं वो, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासीसी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी। ये कौन है दुलाई वाली? अब ये नवल किशोर बैठा हुआ है, वो आस ही कर रहा है, यानी कि उनसे छुप के बैठा, अपनी पत्नी से भी और उससे बंसीधर से भी। ठीक है। दुलाई वाला बन के बैठा है, बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की और वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह वो फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगे कि ये क्या बात है, देखने में तो ये भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं देखने में तो अच्छे घर की पर इसका आचरण अच्छा नहीं। ठीक है। अब इस तरह की सोच तो आएगी जब इस तरह की हरकतें करेंगी उल्टी सीधी तो। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। ठीक है। उस तरह का सोच रहा है वो बेचारा। जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई। नैनी स्टेशन की भी यहाँ पे बात हुई है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब साथ की उन अशिक्षिता स्त्रियों ने मुंह फिर खोला। का भैला जो केहू बिना टिक्स की आवत होए तो ओकर का सजाए होला।
ठीक है, कि अगर वो बिना टिकट के आया होगा तो उसको क्या सजा होगी। अरे ओंका ई नहीं चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिलेन और अपुआ तौन टिक्स ले के चल दिलहन। ठीक है, किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था, उसने खुल्लम खुल्ला कहा का बाबूजी कुछ हमारो साथ। ठीक है, कि उस बाबू ने कहा कि कुछ हमें भी दोगे, बोला हमारा भी, हम भी हमारे साथ भी साझा करोगे, शेयर करोगे। ठीक है, ये बाबू का भी आप लिख सकते हैं एक लाठी वाला भी इसमें एक पात्र है। ठीक है ना, ये लग सा पात्र भी आप लिख सकते हैं क्योंकि इसका कथन यहाँ पे आया है। इसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए, उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे, एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतार देंगे। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। जानकी दे कह रही कि अरे किस बखेड़े में पड़ गए हो तुम, जाने दो, अपना काम करते हैं, हम चलते हैं। पर बंसीधर ने ना माना। ठीक है, बंसीधर ने नहीं माना उनकी। अब इंसानियत जाग गई। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए, यानी कि बंसीधर जाते हैं। बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को ना पाया। अरे ये सब कहाँ गई, बंसीधर कहते हैं। आत्मकथन है उनका। ये कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले जा रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। दुलाई वाली जो उस रेलगाड़ी में बैठी हुई थी। ठीक है, तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। ठीक है, बंसीधर कहते कि तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। ठीक है, इतना क्या कहते हैं, इतना कहने से दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर को खिलखिलाकर उठे। ठीक है, खिलखिला उठे। अरे ये क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया, कैसा गजब किया तूने। ठीक है, गजब तूने किया है, बोला। ठीक है, कैसा गजब तूने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता कि तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ। ठीक है, अब बंसीधर उनसे कह रहे हैं कि ये तुम्हारी करतूत थी। ठीक है, मालूम होता है कि बोला वो तुम्हारी ही स्त्री थी, पर वो गई कहाँ है। ठीक है, वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो, पालकी गाड़ी में बैठी हैं। ठीक है, पालकी यानी कि पार की गाड़ी में बैठे होंगे। ठीक है, तो तुम लोग भी चलो, बोला। ये कौन कह रही है, नवल किशोर कह रही हैं बंसीधर से। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, ये तो काहे तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले, बोला। ये तो कहोगे तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से निकल पड़े। मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगलसराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगलसराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं 2 दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख ले, करते करते यहाँ की नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। ये कौन कह रहे हैं, नवल किशोर। ये सुन बंसीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नहा कर रुलाया, बहुत ही डर गई थी। ये बंसीधर कह रही हैं नवल किशोर से और उसकी स्त्री के बारे में कि पहली बार रेलगाड़ी में बैठी थी एक स्त्री। ठीक है, तुम्हारी स्त्री, और उसको तूने नहा कहीं ऐसे ही रुलाया है। ठीक है, नहा के ऐसे रुलाया। नहीं जी, ये कौन कह रहे हैं, ये बंसीधर कह रहे हैं कि सॉरी, नवल किशोर कह रहे हैं कि नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में ना थे, बोला। ठीक है, हम दोनों तो गाड़ी में थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। ठीक है, ये बंसीधर कह रहे हैं, अरे तो क्या मैं मर थोड़े ही गया था, 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। ठीक है, इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बधुओं में खूब हंसी हो रही है। ठीक है, जानकी दी और नवल किशोर की जो पत्नी है उनमें खूब हंसी मजाक हो रहा था।
क्योंकि वो उन्होंने एक दूसरे को जान लिया था। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन दोनों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया ना आवे बोला। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। इस तरीका आत्मकथन है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी और आपको कितना यहाँ से सीखने को भी मिलेगा, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आपका कोई प्रश्न हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। और ये वीडियो थोड़ी बड़ी इसीलिए भी बन रही है क्योंकि यहाँ से अब कोई भी प्रश्न मुझे नहीं लगता कि आपसे छूटेगा। और जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जहाँ से बनने की संभावना रहती है मैंने आपको वो भी बता दिए हैं, ठीक है। एक एक कहानी को करके हम 2 कहानियाँ मैं दिन में लूँगा, इसी तरह से हम सब कहानियों को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अपने मित्रों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये कि मेरा मनोबल भी बढ़ेगा, ठीक है। और आपके लिए मैं से और भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।